हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक इकोनॉमिक्स वाली एक एक चैप्टर करेंगे और इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आपको बेहद ही फायदा मिलेगा। और इस इकोनॉमी के बुकलेट को आप करने के बाद आप पाओगे कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने की जो आपकी ताकत है वो बढ़ जाएगी और फिर आप आराम से प्रीलिम्स को निकाल पाओगे। So let's move to our first topic. It is about इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो व्हाट डज यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बेसिकली स्टडीज कह सकते हो, है ना। इकोनॉमी इज द सोशल साइंस दैट स्टडीज द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। एक प्रकार से रिलेशन समझना कि हम देखें कि किस चीज का प्रोडक्शन किस रीजन में करना है, कितनी क्वांटिटी में करनी है, किस क्वालिटी की करनी है, कैसा डिमांड होगा, सप्लाई क्या होगा, क्या वो रॉ मटेरियल है या नहीं है वहां पर, क्या वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है क्या नहीं है, क्या चेंजेस की दरकार है, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, वहां के लोग कैसे हैं। ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने, मैन्युफैक्चर करने, डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रभावी होते हैं। और इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में हम इन्हीं सब फील्ड की स्टडी करते हैं कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या रिलेशन ह्यूमन एस्पेक्ट में है, या आम भाषा में कहे तो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग टेक्निक कह सकते हो आप। अलोंग विथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग तो एक हुआ, लेकिन अलोंग विथ मन अन्य ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स होते हैं, जैसे डेवलपमेंट इंश्योर करना, इक्विटेबल सोसाइटी बनाना, अलोंग विथ आपके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये सब तो चलो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, लेकिन इकोनॉमिक्स का मेन मोटो यही होता है कि हम जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं या फिर हम कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो उसके पीछे हम जो लॉजिक निकालते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स आम भाषा में कह सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से ही आप पता देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, इट एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, है ना। मैक्रो लेवल यानी कि जो इकोनॉमी होगी वो काफी बिग होती है। कोई कंट्री की इकोनॉमी हो सकती है, कोई राज्य की इकोनॉमी हो सकती है, कोई डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी हो सकती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स उस एंटायर इकोनॉमी को एनालाइज करता है। एग्रीगेटेड प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन का क्या पैटर्न है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, वो सब को एनालाइज करता है एट द सेम टाइम। एंड द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स दैट इकोनॉमी, उससे भी एनालाइज किया जाता है, जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, है ना, और इन्फ्लेशन की क्या स्थितियां हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, पब्लिक पॉलिसीज कैसी है, दैट एड्रेसेस दीज इश्यू। इन सब की भी स्टडी आपका ये करता है। उसके बाद डेफिनेटली वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो टूल्स बनाते हैं, जैसे मॉनेटरी टूल्स, फिस्कल टूल्स, अदर पॉलिसी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स को डील करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी को डील करते हैं और वेरियस इश्यूज को सुधारने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपका इन्फ्लेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये सब कुछ चीजें हैं। और उसके बाद हम जब बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, माइक्रो लेवल पर आ जाते हैं, यानी कि हम इंडिविजुअल लेवल पर आ जाते हैं। हम इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स की बात करते हैं, जैसे कोई पार्टिकुलर कंपनी हो गई, वहां पर क्या फैक्टर्स है जो उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है, जो उनके डिमांड या फिर सप्लाई को बढ़ा सकती है। वर्कर्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, या फिर हाउस होल्ड्स के बेसिकली जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाले पैटर्न्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एसेंशियल है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एसेंशियल है, दोनों की जो स्टेबिलिटी है काफी जरूरी है। तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, तो ये भी आप समझ लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझना। सबसे पहले बात हम करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमीज की। तो जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी की, तो इसके तहत क्या होता है, नाम से ही पता चलता है इकोनॉमी इज इन ट्रेडिशनल फेज, यानी कि बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट है, कोई करेंसी या फिर मनी सप्लाई का कंसेप्ट आपको दूर दूर तक
नहीं देखने को मिलेगा। या फिर यूँ कह सकते हो कि कभी-कभी जो है हाई वैल्यू वाली जो कॉइन हो सकती है ना? उसको देकर बेसिकली कोई प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो आपका डोमिनेंट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होगा वो बार्टर सिस्टम होगा। वी कैन नॉट रिजेक्ट कि करेंसी नहीं होंगी लेकिन प्रचलन उसका बहुत ही कम होगा। एंड सच इकोनॉमी बिलीव्स ओनली प्रोड्यूसिंग व्हाट एंड हाउ मच दे रिक्वायर, यानी कि अगर किसी इकोनॉमी को अगर सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जरूरत है, सिर्फ उसके सब्सटेंस के लिए, तो वो आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमी के क्षेत्र में आ जाता है। एंड दे फाइंड नो नीड टू प्रोड्यूस एनी मार्केट सरप्लस, क्योंकि ट्रेडिशनल है, उन्हें अपने से मतलब है, सेल्फ सफिशिएंसी बस उनके प्राइमेटिव रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोडक्ट्स हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा है आपका मार्केट इकोनॉमी, काफी आसान है। और जब हम बात करते हैं मार्केट इकोनॉमी की तो यहाँ पर देख सकते हो द इकोनॉमी विच इज बेस्ड ऑन मेजोरिटली बेस्ड ऑन मार्केट, या फिर सिंपली कह सकते हो कि व्हेन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी सच कंट्रोलिंग पावर, तो उसे हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, है ना। उसके बाद आप देख सकते हो जो इंटायर इकोनॉमी है इट इज डिटरमाइंड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। पार्टिसिपेंट मतलब क्या हो गया, है ना। पार्टिसिपेंट मतलब हो गए कंपनीज, पार्टिसिपेंट मतलब हो गए या फिर आपके इंडिविजुअल्स, वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो ये सब पार्टिसिपेंट्स हो गए जो इस इकोनॉमी में इन्वॉल्व रहते हैं और प्रोडक्शन और बेसिकली कंजम्पशन का जो बैलेंस है वो मेंटेन करते हैं। उसी हिसाब से जो प्राइसेस है प्रोडक्ट की वो भी डिसाइड होती है और इकोनॉमी चलती है। कुछ बेस्ट एग्जांपल अगर हम मार्केट इकोनॉमी की देखें तो आपका यूएसए है, हांगकांग है। अब हम बात करते हैं तीसरे, दैट इज कमांड इकोनॉमी या फिर प्लांट इकोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है कमांड इकोनॉमी या फिर प्लांट इकोनॉमी। यहाँ पर क्या होता है, जो इकोनॉमी होती है किसी राष्ट्र की या फिर देश की, वो एक सेंट्रलाइज पावर के कंट्रोल में होता है। जनरली गवर्नमेंट ही होती है उस प्रोविंस में, तो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में होता है, यानी कि गवर्नमेंट के बिना एक पत्ता भी उस इकोनॉमी का नहीं लेके जाया जा सकता है। उस पत्ते का रेट क्या होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना सप्लाई होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ईच एंड एवरी टॉपिक आर डील्ड विद कमांड इकोनॉमी या फिर प्लांट इकोनॉमी। तो ये याद रख सकते हो, द गवर्नमेंट मेक्स ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग द इकोनॉमी, द प्राइस विल आल्सो बी डिटरमाइंड बाय इट। और एग्जांपल के तौर पर क्यूबा को ले लो, चाइना से बेहतर एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, जहां पर चाइना जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, इन्वेस्टमेंट हो, सबको रेगुलेट करता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अलीबाबा ग्रुप के जो आपके फाउंडर रहे हैं, उनका मिलियनेयर से डाउनरेयर हो जाना। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ये सबसे एक प्रकार से कह सकते हो कि चालाक सिस्टम है ये मिक्स्ड इकोनॉमी। चालाक सिस्टम ये है कि इस इकोनॉमी के तहत आपको गवर्नमेंट समय समय पर मुंह उठा के रेगुलेट करने आ जाती है, या फिर कभी कभी आपको मार्केट पर डिपेंडेंसी दे दिया जाता है कि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करे। और फिर अगर कुछ एक्सट्रीम हो जाता है तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो। तो ये है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल। और सिंपली कहा जाए तो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन कमांड इकोनॉमी एंड ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो शुरुआत में या फिर जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो इकोनॉमी इज फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, लेकिन गवर्नमेंट विल रेगुलेट व्हेनेवर, व्हाटएवर, हाउ मच इट फील्स नेसेसरी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर देख सकते हो स्पेसिफिक सेंसिटिव एरिया जो होती है इकोनॉमी की, जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक सर्विसेज, डिफेंस, इन सबको सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी इन सब के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करना, अपने कंट्रोल में रखना। तो इंडिया और फ्रांस बेस्ट एग्जांपल होगा आपका मिक्स इकोनॉमी का। बात करते हैं इंडिया की जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसकी। तो इंडिया की जो इकोनॉमिक सेक्टर है उसको डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, on the basis of work condition, on the basis of asset ownership। तो एक्टिविटी नेचर का मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर में कुछ इन्वॉल्व होंगे, कुछ सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, कुछ टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, कुछ क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, कुछ क्वेनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। याद रखना है आपको, क्वेनरी एक्टिविटीज काफी मॉडर्न सेक्टर आया है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बारे में सब जानते हैं।
क्वाटरनरी और क्वेनरी के बारे में आपको डिफरेंसेस क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। तो वर्क कंडीशन के आधार पर कुछ जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे और कुछ जो होंगे जो या तो बचे होंगे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कैटेगरी में आते होंगे। दोनों जगह इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है प्रोवाइडेड कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्वालिफाई करने का, और अगर वो क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होती है तो हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप देखा जाए तो वी हैव पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ नेचर। तो इन सब को आप बचपन से ही रटते आ रहे होंगे। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो इट इज दैट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं ना। तो हमेशा याद रखना प्राइमरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी जहां पर हम डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं। इसमें आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस आप साफ साफ देख सकते हो। एग्रीकल्चर डायरेक्ट हमने जमीन में कुछ रोपा, क्रॉप प्रोड्यूस हुआ, या फिर ट्रीज से हमने कुछ फल फ्रूट सब्जियां निकाली और उसको हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, या फिर हम उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जो हमको नेचर से प्राप्त हो रही है उसे हम बेसिकली प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसमें आपका माइनिंग आ जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाती है। तो ये याद रखना है। जो आपका अन्य फीचर्स जो है आपके प्राइमरी सेक्टर का, तो देख सकते हो पीपल जो है यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज में इंगेज रहती है और इन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है, बिकॉज इन सब के लिए उन्हें बाहर जाके काम करना पड़ता है। खेती करनी है तो उसे ग्राउंड में जानी पड़ेगी, या फिर यूं कह सकते हो कि उसे माइनिंग करनी है तो उसे भी आउटसाइड द होम जाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कैटेगरी में आता है और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहली बात, सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेक्टर का एक पार्ट ही है। और इसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट आता है। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब हुआ, जब भी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग तो इसका मतलब कुछ रॉ मटेरियल्स होंगी, उसको मार पीट कर एक फाइनिश्ड गुड्स में बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका व्हीट है, व्हीट जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है और उससे हमने ब्रेड बना दिया था, हमने मैन्युफैक्चर कर दिया। या फिर यूं कह सकते हो कि ये जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जो आप इंडस्ट्री एज अ टर्म यूज करते हो वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, और ये बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज इन्हें फीड करती है और फिर ये सेकेंडरी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स एंड गुड्स में कन्वर्ट होती है। तो बिल्कुल सही। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की, it encompasses the industry which produce the finished good, usable product or are involved in construction। तो याद रखना है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ सकता है, बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, है ना। और मैंने बोला दिस सेक्टर यूजेज प्रोड्यूस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल। और फिर यहाँ देख सकते हो जो पीपल इंगेज होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में, इन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो याद रखना है रेड कॉलर वर्कर्स विच आर इंगेज इन प्राइमरी, ब्लू कॉलर वर्कर्स विच आर इंगेज इन सेकेंडरी। और फिर टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। टर्शरी इज ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो आपके एक्टिविटीज होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं जनरली, है ना। जैसे आप टीचिंग करते हो तो आप किस सर्विसेज आप दे रहे हो, बट ये सर्विसेज फिजिकली नहीं अटेंड की जा रही है, ये मेंटल रूप पर, स्पिरिचुअली पर ये आपकी जो सर्विसेज है वो अटेंड हो रही है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है। तो टर्शरी सर्विसेज की बात करें तो ये जो है डेफिनेटली आपको डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में मदद करता है। और ये याद रखना कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टर्शरी सेक्टर में है तो ये प्रोड्यूस नहीं करती गुड, हमने आपको बोला प्रोड्यूस नहीं करती है, ये क्या करती हैं, एड करती है या फिर सपोर्ट करती है फॉर द प्रोडक्शन। सिंपल सा एग्जांपल ले ले कि अगर आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है, ना तेल प्रोड्यूस करता है ना ब्रेड प्रोड्यूस करता है,
जबकि क्या करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये बेसिकली रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री के पास लेके जाता है और फिर जो फिनिश्ड गुड है फ्रॉम द इंडस्ट्री टू डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द प्रोविंसेस। तो ये आपको याद रखनी है। और दिस सेक्टर ऑफ जॉब्स व्हाइट कॉलर जॉब्स कहा जाता है। तो रेड कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ये तीन कैटेगरी हमने देखी और इसके बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं पिंक कॉलर जॉब्स, तो ये सब देख रहा हो कैटेगराइजेशन है, यानी ये कैटेगराइजेशन में उठा के क्यों कहा गया है, लेकिन कैटेगराइजेशन की गई है। तो जब हम बात करते हैं पिंक कॉलर वर्कर की, तो पिंक कॉलर वर्कर वो वर्कर कहलाएंगे हु इज एम्प्लॉयड इन ए जॉब जो ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज वोमेन्स वर्क। जैसे आप देख सकते हो फ्लोरिस्ट, यानी कि जो आपके फूल बेचने वाले, या फिर यूं कह सकते हो केयर वर्कर, नर्सेस, अगर कोई नर्सेस का रोल पुरुष करने लगे तो ये आपका पिंक कॉलर वर्कर कहलाएगा, है ना। इट इज द वन हु इज एम्प्लॉयड इन ए जॉब दैट इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी द वोमेन्स वर्क। और अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, तो दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पर डिफरेंट सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। रिटेल सेक्टर ले लो आपका, जहां पर आप दुकान जाते हो और वहां से आप कुछ सामान खरीदते हो, तो वो आपका रिटेल सेक्टर। टर्शरी सर्विसेज हो गया, टूरिज्म को देख लो, बैंकिंग को देख लो, मेडिकल को देख लो, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हमें तो ये जानना है रिटेल सेक्टर हो या फिर होलसेल सेक्टर, या फिर कुछ प्रोड्यूस हो नहीं रही है, ना ही यहाँ पर एग्रीकल्चर किए जा रहे हैं, बस यहाँ जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक हाथ से दूसरे हाथों में जा रहा है, और सिंपली इसको नाम दिया गया है टर्शियरी सेक्टर। अब दो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो है रिसेंट तो नहीं कह सकते, हाँ क्वेनरी एक्टिविटीज को हम रिसेंट कह सकते हैं, वो टर्मिनोलॉजी रिसेंट हो सकती है, अदरवाइज ये सब जो सिस्टम है ये बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। जैसे यहाँ देखो क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज को हमने अलग से नाम दे दिया है नॉलेज सेक्टर, है ना। यहाँ पर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज, या फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज या टेक्निकल स्किल्स, इन सब एक्टिविटीज को यहाँ पर कैटेगराइज किया गया। यानी कि आप कोई एक व्यक्ति हो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हो, या फिर यूं कह सकते हो स्पेशलाइज्ड नॉलेज या फिर टेक्निकल स्किल्स है कि हाउ टू फिट एसी, हाउ टू फिट रॉकेट, हाउ टू मेक मिसाइल, ये सब कुछ एक्टिविटीज जो हैं ये आपके क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में आती है। यहाँ पर नॉलेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, है ना। तो देख सकते हो जो क्वार्टरनरी सेक्टर है वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, है ना। फॉर एग्जांपल ये जो आपके इकोनॉमिस्ट होते हैं ये सब क्या एक्टिविटीज प्रदान करते हैं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज प्रदान करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कोई भी एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है टू इनोवेट, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड इन द इकोनॉमी। और यही जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की नियम है कि ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस वन, यही जीवन का आधार भी है। ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस वन टू अचीव ए न्यू एंड हायर हाइट। तो अब हम बात करते हैं क्वेनरी एक्टिविटीज की। क्वेनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो बेसिकली टॉप डिसीजन मेकर्स, टॉप डिसीजन मेकर्स याद रखना, टॉप है तो नामकरण देख लो, गोल्ड कॉलर, ये डिस्टिंक्शन देख सकते हो इस प्रकार से जो आपके बोला जाता है ना कि अब हमने यहाँ पर डिस्टिंक्शन दे दिया, कैटेगरी कर दिया, लेकिन आप इसे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कह सकते। डिस्क्रिमिनेटरी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ब्लू कॉलर वर्कर्स है तो ये है तो वो है, तो हमने एक डिस्टिंक्शन दे दिया पदों के लिए। तो इसमें डिस्टिंक्शन इसलिए नहीं किया जा सकता या फिर डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं किया जा सकता कि anyone can enter in these type of services by themselves. There is no stoppage or barriers कि कोई व्यक्ति यहाँ नहीं जा सकता। You fulfill the eligibility criteria, you can go there as well. तो क्वेनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं तो those activities in which there is the incorporation of top decision makers, है ना। और because of that it is known as gold collar profession, and basically ये भी सब डिवीजन ही है बिकॉज ये दोनों आपको सर्विसेज ही प्रदान कर रही है। नॉलेज क्रिएशन इज एट इंटेलेक्चुअल लेवल, या फिर टॉप डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही डिसीजन करते हैं। देयर इज नथिंग टू प्रोड्यूस फिजिकली, है ना, ना तो ये खेती कर रहे हैं जाके, है ना। दैट्स व्हाई दिस इज टर्शरी, बट विद इन दैट वी हैव क्वार्टरनरी, वी हैव क्वेनरी एक्टिविटीज। तो रिफर टू एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, दे रिप्रेजेंट another subdivision of the tertiary sector representing a special and highly paid skill
ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव CEO सुंदर पिचाई को देख लो आप, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं, IAS IPS ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सब हो गए, ये सब आपके क्वालिटी एक्टिविटीज में आ जाती है। तो ये तो हमने डिटेल से समझ लिया। अब चलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन के बारे में हमने बताया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो क्या होता है, इसमें नाम से पता चलता है ये जो एक्टिविटीज होंगी जो इसके अंतर्गत होती होंगी, जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज का रिलेशन होगा, कुछ एक प्रकार से लीगल राइट से प्रोटेक्टेड होगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं, और एम्प्लॉयज जो है वो एज्यूड वर्क एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी का भी लाभ उन्हें मिलता है। और इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द सेक्टर जहां पर जो कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के साथ, एंड देयर इज ए नंबर ऑफ एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लीगल राइट्स वो अप्लाई होती है इन इंटरप्राइजेस के ऊपर, है ना। तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स ये आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। और वाई आते हैं, बिकॉज ये दो क्रिटिकल सेक्टर है जो कहीं ना कहीं फ्यूचर के जो पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उनको प्रभावित करने में रोल निभाती। तो वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आप देख सकते हो क्या एंजॉय करते हैं, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, ये भी रियलिटी है, एंड इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। दूसरी बात हम करते हैं वो है आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो जब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की, तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, नाम से ही पता चलता है अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। तो ये होम बेस्ड वर्कर हो सकते हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो सकते हैं, और या फिर वेज वर्कर हो सकते हैं, है ना। और इसमें वो वर्कर आएंगे, है ना, हु इज इंक्लूडेड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बट नॉट कवर्ड बाय एनी एक्ट। यहाँ पे हमें ये समझना है इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी एक्ट, नॉट लीगली प्रोटेक्टेड, कि अगर इनका मजदूरी काट लिया जाता है तो कोई लीगल जो एक्ट होगी इनके ऊपर अप्लाई होगी कि फिक्स नंबर ऑफ आवर ही काम करने हैं, है ना। ना ही इनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या वेलफेयर स्कीम्स बेसिकली प्राप्त होती है, बिकॉज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सरकार सेटअप करती है वेरियस लीगल मेजर्स के माध्यम से, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये कंपनी आती ही नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेज आती ही नहीं है। जब आती ही नहीं है तो कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं कह सकते, या फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देनी है वो भी नहीं कह सकते। तो ये सब नियम कानून लागू होते हैं। तो आप देख सकते हो इंक्लूड्स ए वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हु इज नॉट कवर्ड by any of the act pertaining to welfare schemes as mentioned in Schedule 2 of the Unorganized Workers Social Security Act 2008। और आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है, इस सेक्टर में जो वेज पेड किए जाते हैं लेबर को लार्जली अनयूनियनाइज्ड, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हो। क्यों? बिकॉज कैजुअल नेचर है, सीजनल नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और स्कैटर्ड लोकेशन ऑफ इंटरप्राइजेज होते हैं, है ना। ये जो डेली वेज अर्नर्स होते हैं ये जो है बेसिकली कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर दे तो इनको पैसे मिल ही जाए, लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है, या फिर 1 घंटा कम काम कर दे तो इन्हें पैसे टोटल मिल ही जाए, ऐसी भी कोई बातें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। इसमें आपको ये देखना होगा कि ये जो सेक्टर है इसमें आपको जो पीपल्स इंगेज रहते हैं, लो इनकम्स, अनस्टेबल एंड इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन आइदर फ्रॉम लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियन, कंप्लीट या फिर यू कह सकते हैं एब्सोल्यूट लैक ऑफ प्रोटेक्शन तो नहीं होता है खासकर मिक्स्ड इकोनॉमी में, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि जो आपका लैक ऑफ प्रोटेक्शन आइदर फ्रॉम लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके वेजेस एक्ट होते हैं ये कहीं ना कहीं अप्रोक्स ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, दोनों जगह अप्लाई होते हैं। तो ये एक लीगल प्रोटेक्शन हो गई, और ये लीगल प्रोटेक्शन बेसिकली जो आपके मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होते हैं जो स्टेक होल्डर वो इंश्योर करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई वो भी इसे इंश्योर करने का प्रयास करते हैं, है ना। फिर यहाँ देख सकते हैं कंट्रीब्यूशन विच आर मेड बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द नेशनल इनकम,
वेरी सब्सटेंशियल होते हैं एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं वो वेरियस लॉज या फिर इनकम टैक्स लॉज या फिर अन्य जो ये रिक्वायरमेंट होती है टैक्स प्रोवाइड करने की, टैक्स देने की, वो इन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वंचित रखा जाता है, बिकॉज उतनी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इनके पास नहीं होती, जिसके कारण दे आर नॉट एबल टू गिव रेवेन्यू या टैक्स जस्ट अनलाइक जो आपके कॉर्पोरेट देते हैं या फिर बिग कंपनीज प्रोवाइड करते हैं ना। और देख सकते हो तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज वेरी सब्सटेंशियल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, और it adds more than 60% to the national income, while the contribution of organized sector is almost half of that depending on the industry. तो इस डाटा के ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं बुक में देखना पड़ेगा कि क्या ये सच है, ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इनकम में या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इस डाटा का वेरिफिकेशन हमें करना होगा। तो अगर हम बात करते हैं अब तीसरे कैटेगरी की, ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप, तो एसेट ओनरशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो आज 3 मॉडल हमें देखने को मिलते हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पर दोनों एज ए पार्टनर के रूप में एक्ट करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी ऑफ द एसेट्स या स्टॉक्स या शेयर्स जो है ओन करती है, और बेसिकली इसके तहत जो मकसद होता है पब्लिक सेक्टर का, तो बेसिकली टू प्रोवाइड वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, रोजगार हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कोर इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हो सकती हैं, वो सब प्रोवाइड करने के लिए ये पब्लिक सेक्टर को लाए जाते हैं ना। तो आप देख सकते हो, ये याद रखना है, the purpose of the public sector is not to just earn profit. Government money raise करती है टैक्सेस से as well as from other means to meet the expenses on the services rendered by it. ये सब बातें हैं, जैसे जो टैक्सेस से मनी निकल कर आती है उनको बेसिकली पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, स्किल गिविंग प्रोग्राम्स, इन सब में लगाई जाती है, और जो पब्लिक सेक्टर से प्रॉफिट आती है वो जो है कंपनी के एक्सपेंशन में तो लगाई जाती है, साथ ही साथ वेलफेयर ऑफ पीपल को इंश्योर करने के लिए भी ध्यान दिया जाता है। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किसके हाथों में रहता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज में। तो कोई अगर इंडस्ट्री है जैसे एस्ट्राजेनेका जो आपका वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो आपके प्राइवेट एंटिटी है, और यहाँ पर बेसिकली जो ऑनरशिप है एसेट का, जो भी उसका जो लैंड है, कैपिटल गुड्स है या फिर उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में है ना। और एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड टू गेट सच सर्विसेज हमें मनी पे करने पड़ते हैं टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज एज वेल। अगर हम बात करें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, तो देख सकते हो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इट इज एन अरेंजमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक एसेट या फिर पब्लिक सर्विसेज। तो अगर हमें पब्लिक सर्विसेज देना है या पब्लिक एसेट्स का निर्माण करवाना है, तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का समागम देखने को मिलता है, और इस टाइप ऑफ पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर एंटिटी करती है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, है ना। हो सकता है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहती हो सकता है गवर्नमेंट के पास इनकम या मनी नहीं हो कि वो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी एसेट क्रिएशन को कर सके, तो ऐसी स्थितियों में पीपीपी मॉडल लाने का प्रयास किया जाता है ना। और देख सकते हो, ये याद रखना है कि जो एज पीपीपी इन्वॉल्व्स फुल रिटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज डजंट अमाउंट टू प्राइवेटाइजेशन। बिल्कुल सही, पीपीपी का मतलब ये नहीं कि प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में जाना होता है, गवर्नमेंट इसमें फुल बेसिकली एश्योर रहती है कि हमें इस एसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को करनी है, दैट्स व्हाई पीपीपी मॉडल लाया गया है। अदरवाइज ये काम तो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते थे। तो सर्टेन रेगुलेशंस जो है गवर्नमेंट जरूर पीपीपी मॉडल पर तो करती ही करती है। तो ये हमने डिस्टिंक्शन समझ लिया। अब हम थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझे इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में।
है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ को आप सिंपल सा समझ लो कि आज आपके पास 5 रुपये है, कल आपके पास 10 रुपये होंगे, परसों आपके 50, तरसों आपके 20। ये हो गया आपका ग्रोथ। ग्रोथ में आपको ये नहीं बता रहा है कि आप ये पैसे कहाँ से अर्न कर रहे हो, किस क्षेत्र में आप इसे इन्वेस्ट करोगे, कंस्ट्रक्टिव क्षेत्र में या फिर डिस्ट्रक्टिव क्षेत्र में। ये सब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बताता है। ये सिंपली बताता है कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, मनी बढ़ रहा है ना। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये देखा जाता है, इसमें मल्टीपल डायमेंशन देखे जाते हैं कि क्या ये जो ग्रोथ हो रहे हैं इससे पॉवर्टी हट रही है या नहीं, माल न्यूट्रिशन हट रहा है या नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहे हैं या नहीं। ये सब वेरियस पैरामीटर्स देखे जाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा याद रखना कि ये डेवलपमेंट को एड कर सकती है डेफिनेटली, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी, ये जो होगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, है ना। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ सिंपली मीन्स अब इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो सकता है कि कुछ कंसंट्रेटेड पीपल के माध्यम से ही वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता हो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का तो मतलब ये हो गया ना कि ओवरऑल जो सिटीजन है, कंसर्न सब्जेक्ट्स है, उनका कहीं ना कहीं जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो बढ़ रहा हो, वो अच्छा हो रहा हो, तब हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपली अगर कहें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर पॉवर्टी रिमूव हो जाती है, कम हो जाती है, माल न्यूट्रिशन कम हो जाता है, डिजीज से जो मरने वाले पीपल्स है वो कम हो जाती है, हेल्थ सेक्टर की सर्विसेज इंप्रूव हो जाती है, वी कैन से डेवलपमेंट, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने देख लिया, द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसके बाद देख सकते हो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव इन नेचर, हम यहाँ पर क्वांटिटी के टर्म्स मेजर करते हैं, 5, 10, 15, 20, और यूनिडायमेंशनल होते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ या तो बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यही दो चीजें हो सकती है, बढ़ सकती हैं या फिर घट सकती है। तो यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायमेंशनल कह सकते हो। और यूनिडायमेंशन यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ देखते हैं वन पैरामीटर्स को जज करते हैं, वैल्यू के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में। और देख सकते हो यही याद रखना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट। और जो इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या नहीं, रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम, ये सब बातें हैं, लेकिन ये सब झूठा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये इंश्योर नहीं करता है। और अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो देख सकते हो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच लीड्स टू, यहाँ याद रखना, इम्प्रूवमेंट इन जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल। जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल में अगर ठीक ठाक तरीके से अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है तो वी कैन से यस दिस इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिर आप देख सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बात करते थे, यहाँ पर क्वालिटी मेजर की जाती है कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पहले 10 डॉक्टर सर्विसेज प्रदान किए जाते थे, अभी क्या क्वालिटी में बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। हो सकता है 15 डॉक्टर सर्विसेज प्रदान करे, हो सकता है मोर क्वालिफाइड डॉक्टर सर्विसेज प्रदान करे। तो जब हम इस प्रकार के डायमेंशन को लेते हैं तो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। और फिर अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मल्टी डायमेंशनल यानी कि जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, तो इसमें हम एक पैरामीटर नहीं लेते हैं कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम देख लिया हो गया, है ना। वहां पर हम देखते हैं पॉवर्टी क्या है, माल न्यूट्रिशन क्या है, और भी वेरियस डायमेंशंस। और जो यूएनडीपी जो है आपका पब्लिश करता है रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो जो है इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, उसको आप कह सकते हो कि हाँ उन डायमेंशंस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को निकाले जाते हैं। और हाँ ये याद रखना है आपको, ये रट लेना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है विदाउट डेवलपमेंट, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट ग्रोथ। इसको आप रट लेना, इस डिफिनेशन को, ये कॉन्फिडेंस के साथ बोली जा सकती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी होएगी ये नहीं कह सकते। तो ये याद रखना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट ग्रोथ। इसे तो आप अच्छे से रट लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट ग्रोथ। और इंडिकेशंस तो देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये सब कुछ बातें होती है। अब एसोसिएटेड टर्म्स याद रखो, एसोसिएटेड टर्म्स भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक टेरिटरी, कभी कभी ये आप इकोनॉमी में देखोगे। तो जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली पॉलिटिकल फ्रंटियर
जो होती है देश की, उसे हम कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये इंडिया का आपका पेनिनसुलर रीजन है, तो ये जो आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, ये तो आपके उसके विद इन जो भी एरियाज आ रहे हैं ये तो आ ही रहे। साथ ही साथ जो टेरिटोरियल वाटर्स है, आई थिंक ये 21 पॉइंट कुछ नॉटिकल माइल्स का जो दायरा है, ये आपके टेरिटोरियल वाटर्स के रीजन में आते हैं, जहां पर इंडिया की एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन टेरिटोरियल वाटर्स पर एक्सटेंड करती है। तो ये आपको बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, तो ये आपके डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएंगे, है ना। और इतना ही नहीं, अगर कोई देश है, कोई दूसरा देश है, वहां पर हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रखी है ना, तो उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो एरिया है का जो दायरा है, उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। अलोंग विथ व्हाट एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स जो दूसरे देश में मौजूद होते हैं, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आते हैं। अलोंग विथ शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग व्हीकल्स, ऑल रिग्स बिलोंगिंग टू द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का आपको डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना है। पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग दोज ऑफ ट्रेडिशनल वाटर्स, और इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री अब्रोड अलोंग विथ एम्बेसीज, कंसुलेट्स, अलोंग विथ शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑल रिग्स, ये सब आपको डोमेस्टिक टेरिटरी में आते ही आते हैं, ये आप याद रखना है। द नेक्स्ट टर्म इज नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होता है। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का सिंपल सा मतलब है कि जो फैक्टर इनकम्स हैं, जैसे रेंट आ रहे होंगे, वेजेज आ रहे होंगे, इंटरेस्ट आ रहे होंगे, या फिर प्रॉफिट्स आ रहे होंगे विद इन द डोमेस्टिक कंट्री, है ना, उन सारे का सम कर दो तो आपका डोमेस्टिक फैक्टर इनकम आ जाता है। तो सिंपली आप इसको ब्रेक डाउन करो, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, तो सिंपली क्या हो गया, incomes that are coming from rent, wages, interest, profits which have been generated within the domestic territory या फिर country, इसको हम domestic factor income कहेंगे। और याद रखना है, it includes both the incomes earned by residents as well as non-residents या foreigners working in India। क्योंकि यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर को आप समझो। डोमेस्टिक फैक्टर का मतलब हुआ विद इन द डोमेन ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री, तो चाहे यहाँ पर रेसिडेंट्स अर्न कर रहे हो, या फिर नॉन रेसिडेंट्स या फिर फॉरेनर्स वर्क करके कुछ अर्न कर रहे हो, है ना, या फिर बेसिकली रेंट अर्न कर रहे हो, या फिर वेजेज अर्न कर रहे हो, ये सब जो है आपके डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में आता है। ये बात आप क्लियर कट याद रखना है। एट द सेम टाइम इंडियन जो बाहर जाते हैं और वहां पर जाके वो अर्न करते हैं वेजेस को बाय देयर वर्क, या फिर सैलरी जो उनको मिलती है, या फिर वहां जो कंपनी हम इस्टेब्लिश करते हो जो हमें प्रॉफिट मिलती है और रेंट्स मिलते हैं, ये आपको ये भी याद रखनी है। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इंक्लूड्स द फैक्टर इनकम which the Indians who is working abroad and earning the wages, salaries, profits, rents, वो भी इंक्लूड होती है डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में। लेकिन हाँ, जब हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर इनकम है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, प्रॉफिट्स, रेंट्स या फिर वेजेज विच आर रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वर्किंग अब्रोड, लेट्स से 500 करोड़ रुपया यूएस में ओवरऑल इंडियंस जो वर्क कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम दिया जा रहा है, माइनस जो फैक्टर इनकम पेड किए जा रहे हैं फॉरेन रेसिडेंट्स को हु इज वर्किंग इन इंडिया, लेट्स से यूएस के जो वर्कर्स है, कंपनीज है भारत में वर्क कर रही है और ओवरऑल उनको प्रॉफिट, रेंट, वेजेस के माध्यम से 300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या हो जाएगा आपका 500 करोड़ माइनस 300 करोड़, यानी कि 200 करोड़। और ये याद रखो, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर इनकम किसका ज्यादा है, या इंडिया का ज्यादा है या फिर यूएस का ज्यादा है, या फिर कंट्री टू कंट्री ये वेरी करती है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम हमेशा याद रखो ये एवरेज इनकम मेजर करता है, ये रियल इनकम कभी नहीं मेजर किया जाता है ना। इट मेजर्स द एवरेज इनकम earned by person in a given area, बिल्कुल सही, in a specified area, in a specified year, ये भी सही। तो
तो ये देख सकते हो पर कैपिटा इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है बाय डिवाइडिंग द एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो ले सकते हैं एक इंडिया हो गया, हम बात करते हैं इंडिया की पर कैपिटा इनकम की। तो पर कैपिटा इनकम को जानने के लिए हम अगर ले सके इंडिया की जो आपकी टोटल इनकम है ना, तो टोटल इनकम लेट से आपका 5 के पावर 10 हो गया, कुछ भी है, डिवाइडेड बाय इंडिया की जो पॉपुलेशन है, तो ये जो एवरेज निकल कर आती है वो आपका पर कैपिटा इनकम कहलाता है। अब हम कुछ अन्य बेसिक टर्म्स के बारे में जानना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, नाम से पता चल रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक प्रकार से दिस इज द सिस्टम या मेथोडोलॉजी या फिर टूल या टेक्निक जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मेजर करती है which is going on in the national economy as a whole, है ना। it measures the economic activity in the national economy as a whole। और क्यों की जाती है ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग, तो जाहिर सी बात है पॉलिसी बनाने के लिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो कि बाद में हम अगर कोई पॉलिसी या फिर रूल्स या फिर कोई एक्शन लिए हैं तो उसमें त्रुटियां ना आए, along with इंटरनेशनल कंपैरिजंस करने के लिए, along with इंडिकेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री की क्या चल रहा है, कंपेयरिंग कि पिछले साल से या फिर पिछले साल से क्या सुधार या फिर क्या गरीबी या फिर खराबियां आई है, टू फाइंड आउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। तो अब हम चलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में कि क्या इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कंसेप्ट को हाईलाइट करने में कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नरोजी साहब का। 1867 टू 1868 के दौरान इन्होंने नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किया विदाउट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ द ब्रिटिश, है ना। तो दादा भाई नरोजी ने फॉर द फर्स्ट टाइम एस्टिमेट किया नेशनल इकोनॉमी ऑफ इंडियन टेरिटरी इन हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बिल्कुल सही, ये याद रखना है पहली बात, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी साहब। और यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम भी दिया। तो इसका मतलब दादा भाई नरोजी इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ द ब्रिटिशर्स में शामिल होते हैं। और आप देखो द सेकेंड फेज अगर देखें 1931 टू 32, यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिक एस्टिमेट की गई प्रोफेसर वी राव साहब के द्वारा, है ना। तो वी राव साहब ने भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्रिटिक्स किया ब्रिटिश पॉलिसी का, है ना, एस्टिमेशन किया नेशनल इनकम का ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज इन द हैंड ऑफ रिप्रेसिव कॉलोनियल पावर। और फिर देख सकते हो 1948 से 49 के बीच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1948 टू 49 थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के माध्यम से नेशनल इनकम का एस्टिमेशन गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1948 टू 49। उसके बाद 1949 आप देख सकते हैं डेडिकेटेड नेशनल इनकम कमेटी सेटअप की गई 1949 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महानलोबिश, ये आपको पता होने चाहिए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो इन सब डाटा को रिलीज करती हैं, पब्लिश करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट पैम्पलेट है, काफी वेल ऑर्गेनाइज पैम्पलेट है, वी मस्ट बिलीव इन दिस पैम्पलेट। बात करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाएंगे और क्या क्या इनकी गतिविधियां एक्टिविटीज हैं ये इसको भी हम समझेंगे। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेसिकली ये जो है कोऑर्डिनेट करती है स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज को हमारे देश में, और स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स बेसिकली डिजाइन करती है, पैरामीटर्स डिजाइन करती है कि अगर लेट्स से कि नेशनल इनकम है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स यूज किए जाने चाहिए। लेट्स से कि आपका जीडीपी है तो उसको निकालने के लिए कौन से पैरामीटर यूज किए जाने चाहिए। तो ये जो आपके इंडिकेटर्स हैं, है ना, ये जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसको डिसाइड करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। और एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये जो है आपकी एस्टिमेट करती है नेशनल इनकम को। तो ये आप याद रखना है आपको। और अगर हम बात करें सीएसओ की, तो सीएसओ रिवाइज्ड न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट्स, जिसमें अब 2011-12 को बेस ईयर माना जाता है फॉर कंप्यूटिंग द साइज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो याद रखना है इकोनॉमिक ग्रोथ
के साइज को मेजर करने के लिए अब इसमें कुछ बेस ईयर में परिवर्तन किया गया है, और ये जो बेस ईयर है आपका जिसके सहारे इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर की जाती है वो है आपका 2011-12। और इसमें आपका याद रखना है इट ऑल्सो इंक्लूड डाटा ऑन अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये याद रखना है आपको, है ना। तो ये याद रखना है कि जब हम नेशनल अकाउंटिंग करते हैं तो इसमें आपका अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज ये भी इंक्लूड है। और फिर रिसेंट डिसीजन है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने बेसिकली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि NSSO को मर्ज करने का फैसला लिया था विथ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये जो ऑर्डर है बेसिकली which has come on 23rd May 2019 has cleared the formation of an overarching body that is National Statistical Office through the merger of NSSO and CSO। तो सिंपली याद रखना है कि NSO is the outcome of NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस प्लस CSO, दोनों जो है मोस्पी के अंतर्गत आते थे और अब ये जो है सिंगल मोस्पी के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं CSO की क्या क्या बेसिकली फंक्शंस हुआ करती थी। तो देख सकते हो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम फंक्शंस की बात करें, एक्टिविटीज की बात करें तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली रिलीज करती थी, जेंडर स्टैटिस्टिक्स को भी रिलीज करती थी, along with conducting annual survey of industries, national income accounting, compilation of index of industrial production याद रखना है ना। तो compilation of index of industrial production done by CSO और compilation of CPI for urban non-manual employees इसके द्वारा तो CSO, ये याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सब कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है, इनको अच्छे से आपको समझना है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेजर्ड थ्रू द फॉलोइंग पैरामीटर, याद रखना। जीडीपी तो एक है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रोथ वैल्यू एडेड, ये सब टर्मिनोलॉजी से हम मेजर करते हैं और इन सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले बात तो हम जीडीपी की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी का क्या मतलब हुआ। सिंपली ये समझो कि जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं तो इट इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ये विद इन याद रखना है, और ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड याद रखना है, और फिर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड याद रखना है, ये आपका जीडीपी होता है ना। और ये मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट में आप जाओगे तो उस प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं उस ग्राउंड पर जीडीपी मेजर की जाती है। और जो अकाउंटिंग ईयर लिया जाता है यानी कि जो इन सब डाटा को कलेक्ट और कंपाइल करने का जो पीरियड होता है, जैसा कि मैंने बोला यूजुअली 1 ईयर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया जो अकाउंटिंग ईयर लेती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च द नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख ले तो आप समझ सकते हो 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये आपका 1 अकाउंटिंग ईयर हो गया, है ना। बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है पार्टिकुलर ईयर, है ना, उनका हम कैलकुलेशन करते हैं एट करेंट प्राइसेस इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि करंट प्राइसेस में आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन भी बेशुमार होता है। यहाँ पर बेस ईयर पर हम नहीं लेते, यहाँ पर हम करंट प्राइसेस पर लेते हैं ना। याद रखें नॉमिनल जीडीपी जब भी बोले जाएंगे तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बट एट करंट प्राइसेस, और इट इंक्लूड्स इन्फ्लेशन ऑल्सो। जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो एक पार्टिकुलर बेस ईयर को मान के लेट्स से कि 2011-12 या फिर 2012-13 ये पार्टिकुलर बेस ईयर को हमने मान लिया, और उस पार्टिकुलर बेस ईयर को ग्राउंड कर हम जो है प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन को एक्सक्लूड करता हुआ दिखेगा, क्योंकि लेट्स से कि हमने इस साल जो है रियल जीडीपी अगर कैलकुलेट करना चाहा तो हम बेस ईयर 2000 बेसिकली 11-12 अगर लेते हैं तो ये जो 2018 2020 और 2012 से लेकर 2020 के बीच जो आपका राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ दैट पार्टिकुलर गुड हुआ
उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बेस ईयर प्राइसेस 2012 है। तो यही होता है, रियल जीडीपी में हम कैलकुलेशन तो करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, बट विच आर एट वैल्यूड एट द बेस ईयर प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। तो क्या होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस? दो फैक्टर होती है, एक तो जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो नाम से ही पता चलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर हम जीडीपी तो कैलकुलेट करते हैं एट द एक्चुअली ट्रांजैक्टेड प्राइसेस, या फिर यूं कह सकते हो कि मार्केट प्राइस पर, है ना। और इसमें मार्केट प्राइस जब हम कह रहे हैं तो इसमें आपका टैक्सेशन, सब्सिडीज ये सब आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट प्राइसेस है तो मार्केट प्राइसेस में टैक्सेशन सब्सिडीज एलोंग विद अन्य बेनिफिट जो दिए जाते होंगे वो सब इसमें बेशुमार हो जाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो यहाँ पर हम एक्चुअल में जीडीपी कैलकुलेट करते हैं बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो लगे हैं, नॉट ऑन द सेल, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको टैक्सेस या फिर सब ये याद रखो, है ना, टैक्सेस को इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते। लेट्स से कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने लेट्स से कि प्रोड्यूस बनाया, उसको कॉस्ट लगा 500 रुपये का, और 500 रुपये में अब वो जब मार्केट में भेजेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े। तो अगर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा लेट्स से कि 300 रुपया, और हो सकता है उसे कुछ सब्सिडी प्राप्त हो, टैक्स सब्सिडी या फिर कोई भी सब्सिडी हो सकती है लेट्स से 200 रुपया। तो जब इस वे से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका हो गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। लेकिन जब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो इसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जोड़े जाएंगे, लेकिन यस जो अगर सब्सिडीज दी गई हैं फॉर द प्रोडक्शन, लेट्स से कि रॉ मटेरियल्स जो है वो बनाई गई थी, लाई गई थी, खरीदी गई थी, और अल्टीमेटली उस रॉ मटेरियल्स में ओवरऑल 200 का सब्सिडी मिला, तो उस सब्सिडी को भी हम इंक्लूड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हमें याद रखना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्सेशन वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं उसे। लेकिन हाँ, अगर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन अगर सब्सिडीज गुड्स में मिली है, सर्विसेज में मिली है, तो उस सब्सिडीज को भी हम इनकॉर्पोरेट जरूर करते हैं, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जाके बात करते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ये नाम से ही पता चल रहा है ग्रोस वैल्यू एडेड। तो ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करते हैं तो इट मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट सब्सिडी या फिर कंपनी या फिर म्युनिसिपैलिटी टू एन इकोनॉमी, प्रोड्यूसर, सेक्टर और रीजन। तो सिंपली अगर हम बात करें तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ, कोई गुड्स हमने मैन्युफैक्चर की, लेट्स से कि रॉ मटेरियल था, उससे हम फिनिश्ड गुड हमने बनाया। अब इसमें जब हमने बनाया तो कुछ वैल्यू एड की होंगी, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इसको स्मूथनिंग, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एडिंग सम एक्स्ट्रा मटेरियल, और तब जाके ये फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये जो आपका 1 रुपये का प्रोडक्ट था ये 10 रुपये का बना, तो ये जो हमने 9 रुपये का जो वैल्यू एड किया, दिस इज कॉल्ड ग्रोस वैल्यू एडेड। प्लस इसमें अगर प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएंगी तो फिर इनके ऊपर टैक्स हमें देना पड़ेगा, तो हमने टैक्स लगा दिया, और हो सकता है इस प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी मिल रही होगी, तो सब्सिडी अगर हमने माइनस कर दिया तो वो भी आपका जीडीपी कहलाएगा, है ना। तो इसका मतलब जीडीपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड के ऊपर, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के ऊपर। और हमें तो याद रखना है कि जीडीपी इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। तो सिंपली अगर कहें तो ये आपका ग्रोस वैल्यू एडेड प्लस टैक्सेस और माइनस सब्सिडी क्या है, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, है ना, ये बातें। अब बात करते हैं ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन की। तो जब हम बात करते हैं ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन तो नाम से ही पता चल रहा है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, द परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ईच ईयर आउट ऑफ टोटल जीडीपी, वो आपका ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं ना। लेट्स से कि आपका 100 रुपीज का जीडीपी है और आपने 20% बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया है ना, कैपिटल फॉर्मेशन में, तब हम कह सकते हैं ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। और सिंपली अगर बात कहें तो हायर ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन सिंपली मीन्स हायर सेविंग
इन द इकोनॉमी, क्योंकि जब हम हायर इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन में तो इसका मतलब हम नए नए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जो इफिशियंसी वो सब इम्प्रूव करते हैं, तो जो हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाती है, तो डेफिनेटली हाई रेट ऑफ सेविंग होगा, है ना, बिकॉज हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा, कैपिटल फॉर्मेशन एज वेल एज चेंजेस इन द प्रोडक्शन टेक्निक, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एंड जब हम बात करते हैं ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन की, तो इसमें कैपिटल फॉर्मेशन इन द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड आल्सो हाउस होल्ड सेक्टर, ये सब जो है ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियरली पता होने चाहिए। अब आते हैं बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्रो साइक्लिकल एंड काउंटर साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्या है ये प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी और क्या है ये काउंटर साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो क्या मतलब होता है इसको आप ध्यान से समझ ले। प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी या फिर स्थिति कह सकते हो जहां पर जो इकोनॉमिक क्वांटिटी है, सिंपली आप समझो जो प्रोडक्शन है वो पॉजिटिवली कोरिलेट होता है विद द ओवरऑल स्टेट ऑफ इकोनॉमी से, यानी कि यूं कह सकते हो कि अगर ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्शन है ना, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रो कर रही होंगी। तो ये सिंपल सा मतलब हुआ प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक पॉलिसी का, जहां पर any economic quantity that is positively related with the overall state of the economy, और आप यहाँ देख सकते हो any quantity which tends to increase in expansion, है ना, and tends to decrease in recession, वो आपका प्रो साइक्लिकल होगा। तो दो डेफिनेशन हमने देख लिया, एनी इकोनॉमिक क्वांटिटी जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है विद द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, या फिर एनी क्वांटिटी दैट टेंड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेंशन एंड टेंड्स टू डिक्रीज इन रिसेशन इज क्लासिफाइड एज प्रो साइक्लिकल। और अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो जीडीपी एग्जांपल है आपका प्रो साइक्लिकल इकोनॉमिक इंडिकेटर का। फॉर एग्जांपल अगर आपका जीडीपी पॉजिटिव है तो इससे हम ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो इकोनॉमिक क्वांटिटी है या फिर ओवरऑल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, यानी कि अगर जीडीपी ग्रोथ कर रही है तो ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है, तो ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन विद द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी ये दर्शाता है। एग्जांपल और भी देख सकते हो कि जो आपके बहुत सारे इंडस्ट्रीज के जो स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो भी प्रो साइक्लिकल होते हैं, क्योंकि वहां अगर इकोनॉमी की स्थिति अच्छी होती है, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी बड़ी तेजी से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव कोरिलेशन विद द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी देखने को मिल रहा होगा। और जब हम बात करते हैं काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज की, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर वो इकोनॉमिक क्वांटिटी या फिर वो प्रोडक्शन जो निगेटिवली कोरिलेटेड है विद द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, है ना। तो यहाँ पर जो काउंटर साइक्लिकल पॉलिसीज में क्या हो रही है, वो इकोनॉमिक क्वांटिटी या एक्टिविटी दैट इज निगेटिवली कोरिलेटेड विद द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वैसी क्वांटिटी व्हिच टेंड्स टू इंक्रीज व्हेन द ओवरऑल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल जब ओवरऑल इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ काउंटर साइक्लिकल वेरिएबल। तो ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पता होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन की, तो तीन ब्रॉड मेथड यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, द सेकेंड वन इज इनकम मेथड, द थर्ड वन इज प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है कि हम यहाँ पर जीडीपी तो कैलकुलेट करते हैं बाय समिंग अप ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो याद रखना एक्सपेंडिचर मेथड इज इक्वल टू समिंग अप ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेज, क्योंकि जो गवर्नमेंट परचेजेज करती हैं वो भी तो एक प्रकार से आपका एक्सपेंडिचर ही हुआ ना, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। तो सिंपली जीडीपी यहाँ पर क्या हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस ये आपका नेट एक्सपोर्ट हुआ। नेट एक्सपोर्ट ये होता है आपका, यानी कि एक्सपोर्ट
माइनस इम्पोर्ट, तभी तो नेट एक्सपोर्ट निकलेगा, है ना। तो ये याद रखना है। और यहाँ पर सी आप देख सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और इन्वेस्टमेंट जी मीन्स गवर्नमेंट परचेजेज, एक्स माइनस एम इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जीडीपी यहाँ कैलकुलेट करते हैं, बट बाय समिंग अप ऑफ द इनकम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आते हैं, वेजेज आ गए। कोई कंपनी ही ले लो और उस कंपनी के लेट से हमें जीडीपी कैलकुलेट करनी है, तो वहां जो वर्कर्स इंप्लॉय कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वहां के जो वेजेज निकल के आएंगे उनको जोड़ दो। हो सकता है कि उन्होंने किसी को लोन दिया होगा, जो इंटरेस्ट आ रहे हैं उसे जोड़ दो। हो सकता है कुछ एक्टिविटीज जो वो कर रहे होंगे, प्रॉफिट आ रहे होंगे, प्रॉफिट को जोड़ दो, प्लस कुछ रेंट आ रहा होगा तो उन सबों को जोड़ दो। तो जब ये हम मैक्रो लेवल पर, पूरे नेशन लेवल पर लेके जाते हैं, जहां पर वेरियस सोर्सेस ऑफ इनकम है, इन द फॉर्म ऑफ वेजेज, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, तो तब हम इनकम मेथड कहते हैं, ना। तो आप देख सकते हो द इनकम अप्रोच स्टेट्स कि जो ऑल इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर है वो इक्वल होने चाहिए टोटल इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि एक जगह से हम जब एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरे के खाते में इनकम करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रॉम वन साइड वी आर एक्सपेंडिचर, यानी कि वी आर डूइंग एक्सपेंडिचर, तो वो एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, सैलरी देने के लिए, हो सकता है वेजेस देने के लिए, हो सकता है। तो ये सब आपका ये याद रखना है। द इनकम अप्रोच स्टेट्स की ऑल इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टू द टोटल इनकम जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। और ये आपका प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इट इज कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग की वैल्यू क्या ऐड करी गई है गुड्स में बाय द ऑल फर्म्स, है ना। तो देख सकते हो व्हाइल द ग्रोस वैल्यू एडेड, हमने देखा था इसके बारे में, इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और सप्लाई साइड, है ना। क्योंकि हम क्या देखते हैं ग्रोस वैल्यू एडेड में कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स तक बनाने में कितने वैल्यू का एडिशन किया गया है ना। तो ये आपको जी भी है प्रोड्यूसर्स साइड या फिर सप्लाई साइड की जो इकोनॉमी है उसका पिक्चर आपको देती है, जबकि ये जो आपका जीडीपी है ये आपको कंज्यूमर्स या डिमांड साइड का ओवरऑल पिक्चर देती है। बिकॉज जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज भी इनकॉर्पोरेट होता है, दैट्स व्हाई। अब हम चलते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के डिफरेंसेस में, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। पता होना चाहिए, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर हम जीएनपी देखेंगे और जीडीपी देखेंगे, और हु प्रोड्यूसेस बाय हुम ये भी देखेंगे, और फिर देख सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का सीधा सीधे आप ये जान लो कि जीडीपी ऑफ ए कंट्री प्लस द इनकम कमिंग फ्रॉम द अब्रोड, ये आपका हो गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रोड वो आपको हो सकता है रेमिटेंसेस के फॉर्म में, या फिर कोई इंडियन कंपनी वहां पर काम कर रही है और जो प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, और उसको आप कह सकते हो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ देख सकते हो ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी ऑल्सो टेकन इन अकाउंट, है ना। और ये जो मेजर किए जाते हैं मार्केट प्राइसेस के ऊपर, ये भी पता होनी चाहिए। और अगर हम बात करें प्रोड्यूस्ड बाय होम, तो देख सकते हो ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वेदर वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर विदेशों में भी पता चला, हमने यूएस की कंपनी जो अमेरिका में है उनके भी जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन उसको ऐड कर दिए, तो ये गलत होगा। इंडियन कंपनी अगर यूएस में है और वो मटेरियल प्रोड्यूस कर रही है विद सर्टेन वैल्यू, तो जब हमें उन्हीं को इंक्लूड करना पड़ेगा, और जब हम उन्हें इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा, जीडीपी में नहीं, है ना। और सिंपली अगर हम कहें तो जीएनपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब वही हुआ कि हो सकते हैं इंडिया में जो आपके फॉरेन कंपनीज होंगे वो भी कुछ प्रोड्यूस कर रही होंगी, और जो आपका यूएस में कुछ हमारी कंपनियां होंगी वो प्रोड्यूस कर रही होंगी। और जब हम बात करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो इसकल टू हम इन दोनों के डिफरेंस को माइनस कर देते हैं, तो ये आपका एनएफआई बन जाता है। और बेसिकली
जीएनपी में हम एनएफआईए को इंक्लूड करते हैं, है ना। तो ये आप देख सकते हो। और अगर हम बात करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सिंपली कहा जाए तो वैल्यूएशन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें जाहिर सी बात है अगर यूएस में भारत की कंपनी है वो कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो हम उन्हें नहीं इंक्लूड करेंगे। तो सिंपल भाषा में कहे तो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं इंक्लूड करेंगे। और आप देख सकते हो फ्रॉम अप्रैल 2018 आरबीआई ने डिसाइड किया है टू यूज जीडीपी इंस्टेड ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। तो ये याद रखना है, फ्रॉम अप्रैल 2018 आरबीआई डिसाइडेड टू यूज जीडीपी इंस्टेड ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड टू मेजर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जब हम बात करते हैं जीडीपी तो ये आपका टैक्सेशन प्लस सब्सिडीज दोनों आ जाती है। और जीबीए हम देखते हैं कि इसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है ना। तो ये हमने बात की। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। और हाँ, ये देख सकते हो वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय इंडियन और फॉरेन नेशनल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन जीडीपी, ये तो पता होनी ही चाहिए। और यहाँ पर हम नेट फैक्टर इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड इसको एक्सक्लूड करते हैं। और फिर देख सकते हो जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की, तो जीएनपी कैलकुलेट करने में भी हम कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। और जीडीपी भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर भी हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? टू अवॉइड डबल काउंटिंग, क्योंकि हम फाइनल गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर चुके हैं। और कैसे कैलकुलेट की जाती है जीएनपी, तो आप देख सकते हो जीएनपी का सिंपल सा मतलब हुआ जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। और जीएनपी की बात करें तो ये ऐसे भी निकाले जा सकते हैं, कंजम्पशन प्लस ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रोस एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आप फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं। और जीडीपी की बात करते हैं, कंजम्पशन हो गया, ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गई, प्लस नेट एक्सपोर्ट हो गई। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और जब हम बात करते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका कंजम्पशन आ जाता है, नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। और नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब ये सब जो टॉपिक है इसमें आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको रटना होता है कि जीडीपी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना। और अगर हम बात करें एनडीपी की, तो इसमें आपका कंजम्पशन प्लस नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। और जब हम यहाँ पर देख सकते हो नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हटाकर ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन भी कर देते हैं तो आपका आउटकम होता है। तो इसका मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन या वैल्यू वियर एंड टियर को रिमूव करना पड़ता है ना। तो यहाँ देख सकते हो माइनस डिप्रिसिएशन किया पड़ता है हमें एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए, है ना। जबकि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रोस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं और एनडीपी कैलकुलेट करने के लिए नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हैं। होप दिस बेसिक डिफरेंसेस आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। इट इज अबाउट कॉस्ट वर्सेस प्राइस। ये भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को परेशान करता है। कॉस्ट मतलब क्या, प्राइस मतलब क्या। मैथ्स में वैसे ही परेशान करता है कॉस्ट प्राइस एसपी सीपी। यहाँ पर हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस वर्सेस प्राइस में क्या अंतर होता है। तो कॉस्ट और प्राइस में सिंपल सा डिफरेंस है। कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई कंपनी या इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है तो ओवरऑल उस प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगा है उसे हम कॉस्ट कहते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो फॉर सम कंपनीज द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट आर लिस्टेड अंडर द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जहां पर आपका क्या होता है
हो सकता है वो जो कॉस्ट बनाई, मतलब जो प्रोडक्ट्स बनाई गई होगी उसका तो कॉस्ट लगा ही होगा। कॉस्ट किस में लगा होगा? डायरेक्ट मटेरियल्स प्रोक्यूर करने में, लोगों को सैलरी देने में, और रेंट देने में, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने में। तो ये सब जो कॉस्ट आ रही है, जिस कॉस्ट की मदद से हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको हम कॉस्ट कहते हैं, है ना। और अगर हम जब हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस का क्या मतलब हुआ? जो प्राइस होता है ना किसी भी प्रोडक्ट की, वो डिटरमाइन की जाएगी बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड क्या है। समझ में आया? अगर सप्लाई बहुत ही कम है, डिमांड ज्यादा है, तो भले ही उस प्रोडक्ट को बनाने में 10 रुपये लग रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल प्राइस उसकी बढ़ जाएगी। ये है आपका प्राइस। समझ में आया? तो the two opposing forces of supply and demand are always trying to achieve an equilibrium where the quantity of goods or services provided matches the demand of corresponding market and its ability to acquire the goods or service। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? कि कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से कि आपकी ये हो गई आपकी जब ये लॉकडाउन हुआ था तो जो फेस मास्क थे उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना? 10 रुपया। लेकिन जब उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई तो 10 से 30, 30 से 60, 60 से 80। समझ में आ रहा है प्राइस और कॉस्ट में क्या अंतर है? तो ये बेसिक क्लियरिटी आपको जरूर होनी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्राइस का जो एडजस्टमेंट होता है वो सप्लाई एंड डिमांड की स्थिति के अनुसार होती है। सब्जी फल को देख लो, वही होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर कॉस्ट और प्राइसेस होती है निर्धारित। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच आर रिलेटेड टू कॉस्ट एंड प्राइस। सबसे पहली बात मार्केट कॉस्ट को देखते हैं। तो मार्केट कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? नाम से पता चल रहा है, मार्केट कॉस्ट यानी कि द टोटल कॉस्ट अकर्ड विथ द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। समझ में आ रहा है? टोटल कॉस्ट विच हैज बीन अकर्ड टू डिलीवर गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, है ना। तो इसमें आपके हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा हो, स्टोरिंग गुड्स जो वेयर हाउसेस में किए जा रहे होंगे उनके कॉस्ट लगे हो, लेट सकते हो कि आपके जो आपका डिलीवरी बॉय हो उसके कॉस्ट लग रहे हो, एसी कूलर के कॉस्ट लग रहे हो, ये आपका हो जाता है मार्केट कॉस्ट, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं। जब हम बात करते हैं फैक्ट्री प्राइस की, तो फैक्ट्री प्राइस में क्या होता है? द प्राइस चार्ज बाय प्रोड्यूसर्स टू होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट्री प्राइस का मतलब हुआ कि जो प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं होलसेलर से या रिटेलर से, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री प्राइस, है ना। बिकॉज दिस प्राइसेस आर इवेंचुअली पास्ड ऑन द एंड कंज्यूमर। फैक्ट्री प्राइसेस में चेंज होता है ना। तो चेंजेस इन फैक्ट्री प्राइसेस आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर प्राइसेस कैन बी ए लीडिंग इंडिकेटर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही। प्रोड्यूसर से जब डायरेक्ट कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट आता है तो वो डायरेक्टली नहीं आता है, वो इंटरमीडिएटरीज आपके होलसेलर, रिटेलर, ये सब होते हैं। तो जब इनके हाथों से गुजरते हैं तो ये कॉस्ट इनकर करते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रखना चाहते हैं। तो अल्टीमेट जो फाइनल प्राइसेस होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो कंज्यूमर के पास आते आते उस गुड की प्राइस जो फैक्ट्री में लेट से 10 रुपए थी और जो है वो आपका हमारे हाथों में आते आते वो 20 रुपए हो गई। तो ये हुआ आपका चेंज इन फैक्ट्री प्राइसेस। और अगर हम बात करते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइसेस की, तो दिस एक्स फैक्ट्री प्राइसेस अप्लाइड टू ए प्राइस, है ना। This means the prices at the factory and does not include any other charges such as delivery or subsequent taxes। तो ex factory prices में क्या हो जाता है? Apply to the prices and this means the prices at the factory and does not include any other charges such as delivery or subsequent taxes। अब हम बात करते हैं कुछ limitations of using GDP as a measure of economic growth। बिल्कुल सही लिमिटेशन है। पहली बात तो ये कह सकते हो कि जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में तो यूनिफॉर्म तो नहीं है ना। सर्विसेज सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग करती है, एग्रीकल्चर आपका 16-17% करता है। तो हम अगर जीडीपी एज ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करें तो सबसे पहली बात तो यहीं पर लिमिटेशन आ जाती है कि आपका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है सेक्टर्स का। एंड डेफिनेटली ये जो जीडीपी कैलकुलेशन है सिर्फ वैल्यू एडिशन की बात करता है। इसमें आपका कोई भी एक्सटर्नलिटीज को काउंट नहीं किया जाता है, यानी कि लेट्स से कि प्रोड्यूस की जा रही है तो इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान हो रहा होगा, या फिर इन्वायरमेंट के या फिर इंडिविजुअल के हेल्थ को नुकसान हो रहा होगा, या फिर यूं कह सकते हो
कि लॉस ऑफ साइटनेस, लॉस ऑफ बेसिकली इफिशियंसी, तो इन सब को जो है क्वालिटेटिव फंक्शंस को बेसिकली कंसीडर नहीं करती है ना, और उसका कोई पेमेंट भी नहीं मिलता, ना ही पेनाल्टी पे करनी पड़ती है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट टेक्स इनटू अकाउंट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेज, है ना, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड वर्क डन बाय द हाउस ऑफ, ये सब नहीं लिए जाते हैं ना, तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस के वैल्यू का भी एडिशन इसमें नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम के बारे में। ये भी आपको पता होनी चाहिए, तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पूछी जाती है। नेशनल इनकम को हम नेट नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं एट द फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये हुआ इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज इट्स एज डिस्पोजल। समझ में आ रहा है? तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का सिंपल सा मतलब हुआ कि बेसिकली जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो डोमेस्टिक इकोनॉमी बेसिकली डिस्पोज कर सकती है, उसे यूटिलाइज कर सकती है, ये हो गया नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। और पर्सनल इनकम का मतलब वही हुआ इंडिविजुअल की टोटल अर्निंग्स, चाहे वो वेजेस के माध्यम से हो, इन्वेस्टमेंट किया हो उससे रिटर्न आ रहा हो, या फिर अदर वेंचर, एंड इट इज द सम ऑफ ऑल द इनकम्स रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। तो अगर सिंपली नेशनल इनकम के फॉर्मूला के पास जाएं तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट सब्सिडीज माइनस सब्सिडीज, यानी कि सिंपल सा मतलब है ये हुआ कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइसेस पर होंगी और उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें और जो सब्सिडीज गवर्नमेंट अगर दे रही है तो उसे जोड़ दे, तो हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड करते हैं और फिर हम सब्सिडीज जो होते हैं उसको भी कंसिडर करते हैं, और नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं, इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। हमें ये याद रखना है जब भी हम नेशनल इनकम की बात करेंगे तो इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज ये इनकॉर्पोरेट की जाती है। और अगर हम बात करें नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू ये जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है प्लस अदर करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंस, गिफ्ट, डोनेशन, ये सब हो गए। और जब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की, तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि जो प्रॉफिट्स अर्न की गई है लेट से वो कंपनी से, तो वो प्रॉफिट को बेसिकली इनकम या फिर वेजेस देने में खर्च नहीं कर रही है, बल्कि उसे प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये होता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना। तो पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू द हाउस होल्ड। ट्रांसफर पेमेंट वही हो गया आपका कुछ बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन हो गए, रिलीफ पेमेंट सब हो गए, ये आपका पर्सनल इनकम कंस्टिट्यूट करती है। तो पर्सनल इनकम में हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम उसमें माइनस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसमें भी हम माइनस करते हैं नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम के बारे में। टाइप्स ऑफ इनकम को भी जानना बेहद ही जरूरी है। तो जब हम टाइप्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, और फिर रियल इनकम, नॉमिनल इनकम, सब्सिडी, है ना। तो इन सब के बारे में हमें पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, और इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आती हैं। तो सबसे पहली बात हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं। नाम से पता चल रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि द इनकम जो अवेलेबल होंगे हाउस होल्ड को विच कैन बी स्पेंट एज दे विश। समझ में आया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मेरे पास जो इनकम होगी जो मैं अपने विश से खर्च कर सकता हूँ वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा। और याद रखना ऑल द पर्सनल इनकम जो इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, जो सैलरी से हो सकता है उनको मिले हो, जो वेजेस से उनको मिले हो, वो इंडिपेंडेंटली स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, लेट्स से इनकम टैक्स, या फिर नॉन टैक्स पेमेंट कर सकते हैं सच एज फाइन। तो जो फाइन्स या फिर टैक्स पेमेंट ये सब में जो खर्चे आते हैं ये आपका कुल मिलाकर पर्सनल इनकम होते हैं, और जो इन सब को पे करने के बाद बचते हैं वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहे जाते हैं।
और जब हम बात करते हैं रियल इनकम की, तो रियल इनकम का मतलब हुआ इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स और नेशन आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन, है ना। तो रियल इनकम हम क्या देखते हैं कि जब इन्फ्लेशन को कंसिडर किया जाता है ना, और तब इनकम निकाली जाती है, तो जो इनकम निकली उससे हम रियल इनकम कहते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं रियल इनकम, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नॉमिनल इनकम, है ना, बाय द प्राइस लेवल। और डेफिनेटली रियल इनकम जो होगा मोर यूजफुल इंडिकेटर होगा वेलबींग का, क्योंकि इसमें आपको मेजर किए जाते हैं एक्चुअल में द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी परचेज विद द इनकम, क्योंकि रियल इनकम में हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करते हैं, और जब हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो इनकम इंडिविजुअल के पास है उस इनकम से कितने क्वांटिटी का, कितने अमाउंट का गुड्स और सर्विसेज वो खरीद सकता है। लेकिन जब हम नॉमिनल इनकम की बात करते हैं तो ये नॉमिनल इनकम बेसिकली इसमें हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करते हैं ना, और इन्फ्लेशन की बात करें तो वो कैलकुलेट किए जाते हैं एज द चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर, और इन्फ्लेशन का तो निकाला भी जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था के द्वारा। और नॉमिनल इनकम इज व्हाट वन इज गेटिंग पेड, है ना। तो नॉमिनल इनकम का मतलब क्या हुआ, कोई सैलरी हमें दिया तो वो आपका नॉमिनल इनकम हो गया, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है ना। रियल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी वन रियली गेट आफ्टर फैक्टरिंग इन्फ्लेशन। हो सकता है कोई कंपनी मेहरबान होगा और वो 15,000 का सैलरी रखा होगा एज ए नॉमिनल इनकम, लेकिन वो मेहरबान होकर बोला होगा कि भाई साहब हम आपको रियल इनकम देंगे, यानी कि रियल इनकम यानी कि हम आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम देंगे। तो हमने देखा कि भाई साहब वहाँ 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो हमने 10% जो है आपका ऐड कर दिया इसके, तो लेट से हमने आपको 1500 जो है एडिशनल दे दिया, तो वो आपका हो गया रियल इनकम। तो इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बेसिकल इनकम प्रदान करते हैं, नॉमिनल इनकम ऐसा नहीं देखा जाता है ना। तो देख सकते हो, तो रियल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी वन रियली गेट आफ्टर फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन, है ना। इसका मतलब नॉमिनल इनकम इज ऑलवेज बी मोर देन रियल इनकम, क्योंकि नॉमिनल इनकम में क्या होता है, नॉमिनल इनकम में हम क्या देखते हैं कि हम जो है उसमें आपका बेसिकली इन्फ्लेशन जो होता है वो बेसिकली मौजूद रहता है। और जब हम रियल इनकम की बात करते हैं तो हमेशा हम देखते हैं लेट से कि 500 रुपये हमें पैसे मिले हैं, लेकिन रियल इनकम की बात करें तो एक्चुअल में हमें 200 रुपये का इन्फ्लेशन चल रहा है तो 200-300 ही मिलेंगे। तो इसका मतलब ये तो हमारा नॉमिनल इनकम था, लेकिन रियल इनकम हमारा 300 ही रुपया था। तो ये रट लेना है, नॉमिनल इनकम इज ऑलवेज मोर देन द रियल इनकम। क्यों, क्योंकि आपका रियल इनकम में एक्चुअल में हम इन्फ्लेशन जो है उसे कंसिडर करते हैं। इन्फ्लेशन को जब हम नॉमिनल इनकम से माइनस करते हैं तो आपका हमको रियल इनकम निकलता है ना। तो नॉमिनल इनकम जो है वो ऑलवेज भी मोर देन रियल इनकम, ये पता होनी चाहिए। और अब आते हैं हम सब्सिडीज की कंसेप्ट पर, और ये बेसिकली अब टॉपिक आपके लिए आसान हो गई है सब्सिडीज के बारे में जानना। तो सब्सिडी की बेसिक फिलोसफी की बात करें तो क्या होता है सब्सिडी का मतलब, तो सब्सिडी या फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की गई इंसेंटिव बेसिकली किस रूप में, मनी के रूप में हो सकता है, आपको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते दिए जा रहे हो सकता है आपको टैक्स डिडक्शन दिए जा रहे हो, ये सब कुछ होते हैं, है ना, कुछ एग्जेम्पशन दिए जा रहे हो तो ये होते हैं। तो सब्सिडी या फिर गवर्नमेंट इंसेंटिव इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड और सपोर्ट एक्सटेंडेड टू एन इकोनॉमिक सेक्टर। वो बिजनेस सेक्टर को दिए जा सकते हैं, पार्टिकुलरली इंडिविजुअल को दिए जा सकते हैं विथ द एम ऑफ प्रमोटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी, है ना। Although commonly extended from government, that term subsidy can relate to any type of support, है ना। For example, from NGOs or the implicit subsidies, है ना। तो सब्सिडीज कैन कम इन वेरियस फॉर्म, डायरेक्ट कैश के रूप में आ सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स आ सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म में भी आ सकते हैं, जस्ट लाइक टैक्स ब्रेक हो गए, इंश्योरेंस हो गए, लो इंटरेस्ट लोन्स हो गए, या फिर एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन या फिर रेंट रिबेट। तो याद रखना है सब्सिडीज जो होते हैं वो डायरेक्ट सब्सिडी भी होते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी भी होते हैं। और डायरेक्ट सब्सिडीज में क्या हो गया, कैश ग्रांट, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, है ना। और जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट में, तो यहाँ आपको लो इंटरेस्ट लोन्स मिल सकते हैं, या फिर रेंट रिबेट्स मिल सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस दिया जा सकता है, या फिर आपको टैक्स ब्रेक दिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनडायरेक्ट में आप हो सकता है कि आप सरकार को
कम पैसे जो है टैक्स के रूप में पे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली इंश्योरेंस हो सकता है सरकार आपको प्रदान कर दे, टैक्स ब्रेक दे दे 2 महीने 3 महीने का। तो ये सब आपका इनडायरेक्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी है। और डायरेक्ट वे ऑफ प्रोवाइडिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट ग्रांट ही दे दो, डायरेक्ट इंटरेस्ट फ्री लोन ही दे दो। तो ये सब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दो। तो ये सब हो गया आपका डायरेक्ट सब्सिडी। अब सब्सिडीज के वेरियस टाइप्स भी होते हैं। एक तो प्रोडक्शन सब्सिडी, दूसरा एक्सपोर्ट सब्सिडी, तीसरा इंपोर्ट सब्सिडी। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन सब्सिडी, नाम से पता चलता है प्रोडक्शन सब्सिडी किसको दी जाएंगी? प्रोड्यूसर्स को दी जाएंगी, है ना, सप्लायर्स को दी जाएगी कि भाई साहब आप अपने आउटपुट को बढ़ाइए, है ना। किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो सकता है, और ये बोला जाता है कि लेट से उसके लिए अगर ज्यादा कॉस्ट आ रही है तो हम उस कॉस्ट को ऑफसेट करने के लिए आपको कुछ सब्सिडी दे सकते हैं, है ना। तो ये बात है, सो दैट जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर लॉसेस है उसको हैंडल किए जा सके। जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट भर भर कर सब्सिडी देती है, क्यों? सो दैट प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर लॉसेस अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को होती है तो उसे गवर्नमेंट बेसिकली कैप्चर कर ले। और ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, ये सब क्या है? प्रोडक्शन सब्सिडी ही तो है। फिर दूसरा है एक्सपोर्ट सब्सिडी। एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होगी? एक्सपोर्ट सब्सिडी भी गवर्नमेंट की ही तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी है, लेकिन उन प्रोडक्ट्स के लिए जो एक्सपोर्ट की जाएंगे। तो क्या मकसद होगा? सो दैट प्रोडक्ट्स चीपर हो जाए, और जब प्रोडक्ट चीपर होंगे तो वर्ल्ड मार्केट में कम्पिटिटिव हो जाए, चीपर हो जाए, सो दैट वर्ल्ड मार्केट में जो डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की वो बढ़ जाए, है ना। सो दैट कंट्री के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्टेटस है उसमें सुधार आए, उसमें बैलेंस आए। और हम बात करते हैं इंपोर्ट सब्सिडी की, तो ये भी आप समझ लो टर्मिनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं इंपोर्ट सब्सिडी की, तो ये सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेड। याद रखना, गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्सिडी भी दे सकती है, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी और प्रोडक्शन सब्सिडी भी। तो इंपोर्ट सब्सिडी दिए जाते हैं ऑन द प्रोडक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट आर इम्पोर्टेड। कोई इसेंशियल गुड्स हो सकती है, लेट्स से मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हो सकती है जिनको नेसेसिटी है भारत में आना, सो दैट हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार आ सके, किसी डिजीज को खत्म किया जा सके। लेट्स से कि किसी देश ने वैक्सीन बनाई और उसे अब इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कॉस्ट ज्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी दे सकती है और प्रोडक्ट के प्राइसेस गिरा सकती हैं। और आप देख सकते हैं रेदर देन एन एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड इंपोर्ट सब्सिडी फर्दर रिड्यूसेस द प्राइसेस टू कंज्यूमर्स फॉर इंपोर्टेड गुड्स। ये बात हो गया। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज ग्रोथ रेट एंड जीडीपी डिफ्लेटर। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी लॉजिकल भी हैं, हमें इसे तैयार करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट की अगर हम सिंपल फॉर्मूला निकालें तो देख सकते हो, लेट्स से कि जीडीपी और एट द प्रेजेंट ईयर, मतलब लेट्स से कि हम ऐसे कंपेयर करते हैं ना कि ये जो आपका 2020 और 2019, ठीक है, हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो ग्रोथ रेट को निकालने के लिए हम देखते हैं कि जीडीपी जो है 2020 की कितनी रही थी और जीडीपी जो है 2019 की कितनी रही थी। ये सब डाटा ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमको ग्रोथ रेट निकालना है तो क्या करेंगे? जीडीपी ऑफ 2020 माइनस जीडीपी ऑफ 2019 डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ 2019 इंटू 100। ये आपको बता देगा कि ग्रोथ रेट क्या है ना। और ये याद रख सकते हो कि जो ग्रोथ रेट है वो हो सकता है हाई दिखे ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस। समझ में आ रहा है? तो ये याद रखना है, ग्रोथ रेट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन बढ़ने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि क्वांटिटी नहीं बढ़ रही हो प्रोडक्ट की, बल्कि प्राइस बढ़ रही होगी, है ना। तो यही याद रखना है, द ग्रोथ रेट मे बी अपीयरिंग हाई ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द प्राइसेस एंड क्वांटिटेटिवली द प्रोडक्शन मे नॉट हैव इम्प्रूव्ड। और अगर हम बात करें टू रिमूव द इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ रेट, इसलिए हम क्या करते हैं? बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं एंड जो करंट प्राइसेस होते हैं आर कन्वर्टेड टू कांस्टेंट प्राइसेस बाय मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो ये याद रखना है। अब जब ये समझ गए तो आ जाओ जीडीपी डिफ्लेटर के ऊपर, इसको भी हम उड़ा देते हैं। तो जब हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की, तो जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली इट प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन like CPI, WPI, but it is not based on fixed basket of commodities। ठीक है, तो हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात हम करते हैं तो क्या होता है, ये आपको इन्फ्लेशन लाइक CPI, WPI इन सब के पिक्चर्स को बताता है ना। और याद रखना है
इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ कमोडिटी। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ कमोडिटी। तो देख सकते हो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आपका देखा जाए तो नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, क्योंकि नॉमिनल का मतलब हम क्या करते हैं, नॉमिनल का मतलब करेंट प्राइसेस के आधार पर हम कुछ चीजें का आकलन करते हैं ना। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब हुआ द जीडीपी एट करेंट प्राइसेस 2019 का लेट से हमने ले लिया अपॉन रियल जीडीपी, और वो तो आपका कांस्टेंट प्राइस होता है बेस ईयर के ऊपर, और बेस ईयर हम जानते हैं कि 2019 के ऊपर होता है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल प्राइस, नॉमिनल जीडीपी एट करेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस या फिर बेस प्राइसेस, है ना। तो ये आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा, है ना। और जीडीपी डिफ्लेटर को इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है, और ये आपको बताएगा कि इन्फ्लेशन क्या है। समझ में आया? तो याद यही रखना है, द जीडीपी डिफ्लेटर इंडिकेट्स या मेजर्स इन्फ्लेशन, है ना। तो आप देख सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमी प्रोड्यूसेस इन ए पार्टिकुलर ईयर एट करेंट प्राइसेस to that of prices that prevailed during the base year। और फिर आप देख सकते हो this ratio helps show the extent to which the increase in GDP has happened on account of higher prices rather than increase in output। कुछ समझ में आ रहा है? और हमने देखा है कि since the deflator covers entire range of goods and services प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, क्योंकि हम जीडीपी के ही आधार पर तो कर रहे हैं ना। तो जीडीपी डिफ्लेटर जब हम निकाल रहे हैं वो हम किसके आधार पर निकाल रहे हैं, एंटायर रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में, एज अगेंस्ट द लिमिटेड कमोडिटी बास्केट फॉर द होलसेल और कंज्यूमर प्राइस इंडिसेस। क्योंकि होलसेल प्राइस इंडिसेस निकालते या फिर डब्ल्यूपीआई या सीपीआई निकालते, वो तो लिमिटेड बास्केट होती। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में तो जीडीपी में जो सारे गुड्स और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन कमोडिटीज के आधार पर हम जीडीपी डिफ्लेटर निकालते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है इट इज सीन एज मोर कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो याद रखना है। और ये जो जीडीपी डिफ्लेटर निकाले जाते हैं इट इज रिपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये याद रखना है। चलते हैं हम अब दूसरे कंसेप्ट की ओर, दैट इज रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। तो क्या मतलब होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का? तो जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर measures the difference between real GDP and nominal GDP। पता चला ना, जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर तो ये बोलता है कि प्राइस डिफरेंस क्या है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में, है ना। उसको हम क्या करते हैं बेसिकली परसेंटेज में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको जीडीपी डिफ्लेटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाता है। और नॉमिनल जीडीपी तो डिफर करता है रियल जीडीपी से, क्योंकि जो आपका नॉमिनल जीडीपी है डज नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन, वाइल जो रियल जीडीपी है वो आपको इन्फ्लेशन इंक्लूड करता है। समझ में आया? तो ये याद रखना है। और नॉमिनल जीडीपी विल मोस्ट ऑफन बी हायर देन रियल जीडीपी, है ना। तो जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली जो आपका जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो आपको ओवरऑल एक्सपेंडिंग इकोनॉमी में ग्रेटर और इक्वल टू 1 देखने को मिल सकता है ना। अब हमको सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में कुछ बातें पता होनी चाहिए, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। तो जब हम बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें मेजर करती है इन एन इकोनॉमी, जबकि सीपीआई मेजर द प्राइसेस ऑफ ओनली गुड्स एंड सर्विसेज which are brought by the consumer। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? CPI measures the prices of only the goods and services brought by the consumers। और यहाँ आप देख सकते हो an increase in the price of goods brought by the firms or the government will show up in the GDP deflator but not in the CPI। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर? Increase in the price of goods brought by the firms or the government will show up in the GDP deflator but not in the CPI, क्योंकि CPI में आपका
रेस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज ऑफ गुड्स होती है, जबकि जीडीपी डिप्लेटर में आपका ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती है वो इंक्लूड होती है। तो सिंपल सा क्या मतलब हुआ, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स ब्राउट बाय फर्म्स और गवर्नमेंट विल शो अप इन द जीडीपी डिप्लेटर बट नॉट इन सीपीआई। तो आप देख सकते हो जीडीपी डिप्लेटर इंक्लूड्स ओनली दोज गुड्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, और इसका मतलब यही हुआ कि इंपोर्टेड गुड्स आर नॉट पार्ट ऑफ जीडीपी, ये तो आपको ही पता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोन इन जीडीपी डिप्लेटर। लेकिन सीपीआई जो कंप्यूट किए जाते हैं यूजिंग फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स, ये तो आपको पता है, जीडीपी डिप्लेटर अलाउज द बास्केट ऑफ गुड्स टू चेंज ओवर टाइम एज द कंपोजिशन ऑफ जीडीपी चेंजेस, है ना। तो याद रखना है सीपीआई इज कंप्यूटेड यूजिंग ए फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स, जबकि जीडीपी डिप्लेटर अलाउज द बास्केट ऑफ गुड्स टू बी चेंज्ड ओवर द टाइम, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ जीडीपी मींस कंजम्पशन एक कंपोजिशन जो है जीडीपी की वो चेंज होती रहती है। और ये याद रखना है सीपीआई में आपको इंपोर्टेड गुड्स के भी बास्केट वाले आइटम यूज किए जाते हैं, जीडीपी डिप्लेटर में नहीं। और अब आते हैं द फेमस रिपोर्ट्स के बारे में, और ये जो रिपोर्ट्स है ये आपको बस इतने याद रखने हैं, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सब कुछ बेसिक है, ये आपको पता होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए ही चाहिए, है ना। तो जैसे आप देख सकते हो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, और ये इश्यूड ट्विस ए ईयर, यानी कि एक साल में 2 बार ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक रिलीज करती हैं, वन इज इन जनवरी, वन इज इन जून। और आप देख सकते हो करंट एस्टिमेट शो कि जो 60 मिलियन पीपल है कुड बी पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी इन 2020 इटसेल्फ, क्यों, कोरोना काल। द सेकेंड वन इज वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा, ये जो है 2 बार पब्लिश होते हैं एक साल में, यानी कि बाइनियल है, और अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में। और देख सकते हो ग्लोबल ग्रोथ जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऐसी बात ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में बताई गई है, बाय 4.4% इन 2020 एंड अल्टीमेटली बाउंस बैक करेंगी ग्लोबल ग्रोथ इन 2021 टू 5.2%। और देख सकते हो इंडियन इकोनॉमी सीवियरली हिट बाय द पेंडेमिक, ये भी बोला गया है, और इतना ही नहीं ये बोला गया है इट सीम्स टू बी प्रोजेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3% इन 2020। तो फिर देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ फोरकास्ट बांग्लादेश पर कैपिटा जीडीपी is expected to overtake India in 2020। ये याद रखना है आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ही बातें कही गई थी कि जो बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी है वो ओवरटेक करेंगी इंडिया को आने वाले 2020 में, हो सकता है, और इंडिया इज लाइकली टू ग्रो फास्टर इन 2021 एंड इन ऑल लाइकलीहुड अगेंस्ट सर्ज अहेड। अब बात करते हैं जो हमारे तीसरे रिपोर्ट है, दैट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करें तो ये भी आईएमएफ के द्वारा रिलीज करती है ट्विच इन अ ईयर, दैट इज वन इन अप्रैल, वन इज इन अक्टूबर। और देख सकते हो जो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर है इज नाउ अमंग द मोस्ट हैवीली इंडेप्टेड, है ना, इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ इट्स कैश फ्लो टू मीट इट्स बैंक लोन पेमेंट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा ट्विच ए ईयर इश्यू की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और यहाँ पर जो बातें कही गई हैं देख सकते हो, स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन पॉवर्टी विटनेस की गई थी अमंग दोज कंट्री विच बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, और फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, चाइना और वियतनाम, ये बातें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कही है विच हैज बीन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। उसके बाद आप देख सकते हो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है यूएनसीटीएडी के द्वारा रिलीज की गई है, याद रखना यूनाइटेड नेशन टीएडी, ये आपको फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की तो फोकसेस ऑन ट्रेंड्स इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और देख सकते हो ये भी बातें कही गई हैं कि जो ग्लोबल एफडीआई फ्लोज है आर फोरकास्टेड टू डिक्रीज by up to 40% in 2020
फ्रॉम देयर 2019 वैल्यू ऑफ 1.54 ट्रिलियन डॉलर। तो 40% कंट्रैक्ट कर सकती हैं FDI ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर। अब हम बात करते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो ये भी रिलीज करी जाती है UNCTAD के द्वारा। तो UNCTAD इज ए परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी established by the United Nations General Assembly 1964 में, है ना। तो ये याद रखना, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट UNCTAD, और UNCTAD क्या है, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1964। ये हो गई हमारी टॉपिक नंबर 1 खत्म। अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 2, प्लानिंग इन इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रीलिम्स के लिए, ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो अपने अगले लेक्चर में हम प्लानिंग इन इंडिया के कंसेप्ट को डिटेल से पढ़ेंगे।